Hello, my dear friends. I'm your mentor, your friend सौंदर्य कुमार. वेलकम टू माय चैनल स्टॉक सर्च. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिछले वीडियो पे लाइक्स और सब्सक्राइब करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए. जो हमने पिछले वीडियो अपनी डाली थी ऑप्शन में पैसे कैसे कमाएं, इसके लिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पे. जो लोग, ये उनके लिए भी है जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते. बेसिकली जो लोग कैश ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की है, तो उसके जगह पे आप कैश ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक इन्वेस्ट कर सकते हो महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए. तो हम बात करेंगे, हम जानेंगे कि हम कैसे ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छा और हैंडसम सा प्रॉफिट कमा सकें. ठीक है. स्टॉक सिलेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा कि जहाँ से आप स्टॉक्स खरीदना है, आप मान लो बाई कर लेते हो किसी के कहने पे, खुद के एनालिसिस नहीं लगाते हो, चीज़ें नहीं देखते हो, तो क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक खरीदने के साथ ही नीचे चला जाता है, थोड़ा-सा ऊपर जाके नीचे चला आता है. तो हम स्टॉक को कैसे खरीदें, कहाँ खरीदें, क्या उसके हम आइडेंटिफ़ाइज़ करें, क्या टेक्निकल्स देखें हम उसके, जिससे कि ये हो जाए कि हाँ, हम जो भी स्टॉक खरीदें हैं वो प्रॉपर हमारे डायरेक्शन में जाए, हमें प्रॉफिट दे. आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आप स्टॉक स्टॉक में ही सिर्फ अगर आप ढंग से थोड़ी-सी एनालिसिस करते हो वीकली बेसिस पे बैठ के, म वीकेंड पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिन भर टाइम नहीं मिलता, ऑफिशियल होते हैं, वो वीकेंड पे बैठ के स्टॉक में एनालिसिस कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं. 15% 20% का रिटर्न ईज़िली ले सकते हैं. ठीक है? तो हम आज इसी पे बात करेंगे. हम देखेंगे कि हम कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफ़ाई कर लें कि हमारा स्टॉक जो है क्विकली मोमेंटम करे. ठीक है? तो आइए हम चलते हैं और अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हमारा स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्या करना है कि जिससे कि हमें प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है? ओके. सो ये हमारा बैंक निफ्टी का स्क्रीन खुला हुआ है. सॉरी, इसके लिए चलिए हम, ये मेरा 500 स्टॉक्स की लिस्ट है. तो हम पहले एक स्टॉक की लिस्ट बना लें जिसमें से हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम मल्टीपल स्टॉक्स हो तो हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कौन से ज़्यादा अच्छे चलने वाले. ठीक है. दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो या तो डेली होना चाहिए या वीकली होना चाहिए. ठीक है. ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो. तो अगर डेली देख रहे हो, अगर मान लो आप साल भर, 1.5 साल के लिए देख रहे हो, तो आप डेली वीकली में भी देख सकते हो. अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो आपको मंथली भी एक बार देखना चाहिए. ठीक है. बट डेली और वीकली इंपॉर्टेंट है. मंथली भी आप देखो और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है. ठीक है. तो आप सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, अपने स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाओ. ठीक है. और वहां पे अपने पहले तो इसको डेली, वीकली इस पैटर्न पे डाल लो, ताकि आप किसी स्टॉक को जब एनालाइज करो तो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम फ्रेम के हिसाब से ही मोमेंटम पता चलता है. अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या बन रहा है, कब हैंडल पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है. इन सब को देखने के लिए हम अपना आइडेंटिफाई करेंगे अलॉन्ग विथ वॉल्यूम. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, हम सिर्फ ट्रेंड लाइन ही देखेंगे, हम देखेंगे वॉल्यूम भी. ठीक है. तो चलिए अब हम जैसे एक एक करके स्टॉक सेलेक्ट करना शुरू करें. जैसे डिश टीवी का स्टॉक है, इसको मैंने खोला डेली बेस पे, तो मैं क्या देखता हूँ कि डिश टीवी का जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है. ठीक है. कहाँ चल रहा है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है. यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये लगभग अप ट्रेंड चल रहा है इसका, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बनी. ठीक है. ये अप ट्रेंड में चल रहा है. बट जब हम इसको लॉन्ग ट्रेंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक, ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक ऊपर से भी एक क्या आया है, पड़ा है. आप देखिए यहाँ पे ऊपर से क्या है, ये एक रेसिस्टेंस था और वही सपोर्ट था पहले. यहाँ पे हम आते हैं, ये देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट था और इसी को मार्केट ने बना लिया है रेसिस्टेंस. ठीक है. यानी कि जहां से पहले मार्केट बाउंस बैक करके गया था, वहीं से मार्केट कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है. एक बार गया नीचे आ गया, 2 बार गया नीचे आ गया, तीसरी बार गया नीचे आ गया. लेकिन आप साथ साथ ये भी देखिए कि मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली इसको ब्रेक करने की कोशिश में भी है. कहीं पे भी मार्केट ने लोअर लोज नहीं बनाया है, हायर लोज बनाया जा रहा है मार्केट. अगर हम इसको प्राइस एक्शन के हायर हाइज और हायर लोज कनेक्ट करें तो आप यहाँ से देखिए, जैसे मार्केट उठ रहा है, यहाँ से उठा, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, एक तरह से डबल टॉप बनते बनते रह गया. फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. तो मार्केट जो है वो हमारा क्या बना रहा है, हायर
हाईज और हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, बट हायर लोज कहीं नहीं बन रहा है, लोअर लोज नहीं बन रहा है, हर जगह हायर लोज बन रहा है, यानी कि बायर्स में प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बेस पे आप एक एरिया आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस स्टॉक की बाइंग जो है, अगर ये स्टॉक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है, यहाँ कहीं इसको एक रेंज ले लीजिए, हाँ यहाँ थोड़ा सा बफर देके, जैसे ये मान लीजिए 24 रुपये है, 70 पैसे है, तो अगर ये 25 रुपये या 25 रुपये 50 पैसे के बाद क्लोजिंग दे दे तो हम इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी बाइंग होगी तो उसके बाद कहाँ जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइंग करने के बाद टारगेट क्या होगा। तो पहला टारगेट आपका क्या है, सबसे नियर बाय रेसिस्टेंस। तो पहला रेसिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, ये पहला रेसिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये एरिया, ठीक है, ये वाला एक एरिया है जो पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, हमारे लिए, जहां से मार्केट ने जैसे इसको सपोर्ट बनाया था नीचे आ गया था, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया था। तो हमारे पास पहला मोमेंटम कहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी कि 32% का रिटर्न है, और ये बहुत क्विकली मिलेगा आपको। तो ये एक स्टॉक का तरीका है। तो अगर आप 25 रुपए के ऊपर जाती है तो हम 25 रुपए के ऊपर इसकी बाइंग कर सकते हैं 26 रुपए के आसपास जाके, और इसका पहला टारगेट क्या होगा, वो होगा 33-34 रुपए का। दूसरा टारगेट क्या होगा, फिर ऐसे ही आप दूसरा टारगेट भी निकाल सकते हो कि अगर चलिए इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, हम थोड़ा सा इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं डेली के बाद, कि चलिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो कहाँ जाएगा मार्केट, तो अगला टारगेट मार्केट का क्या होगा, तो अगला टारगेट मार्केट का दिख रहा है, ये रहा 53 रुपए का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था, तो निश्चित है कि मार्केट इसको भी एक बार रेजिस्टेंस बनाएगा, और पास्ट में मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया है। याद रखिए कि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री को दोहराता है कहीं ना कहीं, तो पास्ट में इसको भी बनाया हुआ है, तो ये भी एक होगा। इसके बाद तीसरा मेरा टारगेट क्या होगा, तीसरा टारगेट मेरा होगा ये वाला जोन पूरा। तो यानी कि इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है इसके ऊपर, और अलग अलग हमारे पास डिफरेंट लेवल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। इसमें क्या हो गया, हमने क्या देखा, हमने देखा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या था, ये रहा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन हमारी सपोर्ट हो गई, क्योंकि अब मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज और हायर लो बना रहा है, नहीं हायर हाई बन रही है तो भी हायर लोअर लोज नहीं बना रहा है, जबकि मार्केट आप देखेंगे हायर हाइज ही बनाता जा रहा है, ठीक है। तो हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे कि हम इस स्टॉक को इसके ऊपर क्यों नहीं बाइंग कर सकते हैं, क्यों हम इसका वेट करें, हम इसको यहीं कहीं क्यों नहीं बाइंग कर ले, 18 रुपए 20 रुपए पे भी क्यों नहीं बाइंग कर ले। अरे हम 18-20 रुपए पे इसलिए बाइंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से फॉल हो रहा है। अगर फॉल हो गया तो क्या, कॉन्फर्मेशन कहाँ है हमारी सेफ ट्रेडर के लिए, ठीक है। ये इसी तरह से, तो इसलिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही बाइंग की जाए, ठीक है। एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी की तरह से हम आते हैं थोड़ा सा और किसी ट्रेड में। अभी हम देखते हैं, ये हमारा इंडस टावर है, इसमें मैंने खुद की बाइंग की हुई है, वो मैंने इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाइंग की थी, जब ये एक रेजिस्टेंस जोन पे, ये वाला रेजिस्टेंस जब जोन ब्रेक हुआ था तो 188 के ऊपर, अभी करंटली ये 1234 चल रहा है। अब अगर आप करंटली अभी बाइंग करना चाहते हैं इस इंडस टावर को, तो हाँ, ये एक पुल बैक एंट्री है, इसमें कहते हैं पुल बैक, तो हम इसको यहाँ कहीं भी बाई कर सकते हैं, इस पुल बैक के आसपास 208 पे बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 235 के आसपास का होगा, और सेकंड टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 300 के आसपास का, ठीक है। तो इसमें भी आप सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, इसमें दूसरा कोई ऐसा पैटर्न बन नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया बुल रियल एस्टेट। ये एकदम सही जगह पे अभी बाइंग के लिए, इसकी क्लोजिंग लगभग 100 रुपए के ऊपर आई थी, और इसके बाद इसका जो अगला टारगेट होने वाला है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, हम सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम हमारे फेवर में चल रही है, यहाँ रिजेक्शन आया था, इस रिजेक्शन को ऊपर जा चुका है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी है, सब में जो हमारी बाइंग वॉल्यूम है वो काफी अच्छी है, तो हम यहाँ इसको बाई कर सकते हैं 100 रुपए के आसपास। क्यों, इस पे भी सेम है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए हम क्यों करेंगे, हम इसको बाइंग कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमारा, हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा, ये देखिए, यहाँ फ्यूचर पास्ट में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर मार्केट ने यहाँ भी रेजिस्टेंस एक तरह से बना ही दिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया था, यहाँ तक पहुंचा नहीं, तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे है। इसके ऊपर की क्लोजिंग जो है 100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग जब इसकी आई थी, तो ये नो डाउट इसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम पीछे मिला था हमें, पास्ट में यहाँ भी मिला था, तो यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, आप इसको प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे भी ले सकते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग पे हम आते हैं, देखते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग हमें क्या दिखा रहा है वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी भी हमारा रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही है, तो हम अभी इसको होल्ड कर रहे हैं, मतलब इसमें बाइंग की अभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये देखिए करंटली एक रेजिस्टेंस जोन पे ऑलरेडी है। वीकली चार्ट है ये हमारा, ठीक है। इसको हम डेली में अगर करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि ये करंटली अभी भी एक उस रेंज में है जहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हुआ था। 1 टाइम, 2 टाइम, फिर ऊपर गया था, ब्रेकआउट देके फिर से फेल हो गया था, नीचे आ गया था, तो 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये चूँकि ब्रेकआउट फेल सिचुएशन थी, तो अभी हम इसमें नहीं करेंगे। इसकी अच्छी बाइंग कहाँ पे आस-पास होनी चाहिए? इसकी अच्छी बाइंग या तो इसके ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग दे दे 217, 218, 20 के आस-पास, तब जाके हम इसकी बाइंग के लिए देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे अगली चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे अभी ये आलोक इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, ये तो अभी थोड़ा-सा इसके हम थोड़ा-सा और आते हैं, तो हम क्या-क्या पैटर्न देख सकते हैं। जैसे इस पैटर्न को देखिए, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली हायर हाइज़ बनाया जा रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप ये देखिए कि इस पैटर्न में क्या था, सेम प्राइस एक्शन, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो हम हायर हाइज़, हायर लोज़ के बेस पे जा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको स्विंग के बेस पे जाना है। तो जिस स्विंग से जहाँ से निकला था, उस स्विंग से उसके ऊपर। जैसे यहाँ देखिए, ये जो पैटर्न है, हम और किसी में चलते हैं। मैं आपको क्या दिखाने वाला था, ट्रेंड लाइन के ऊपर हम कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे कैसे देख सकते हैं। मैं बस एक क्विकली आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि और भी क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम मेनली क्या बाय कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन्हीं सब के बेस पे हम जाके इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आप थोड़ा-सा वॉल्यूम का ध्यान रखें कि जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ एक अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। और ब्रेकआउट वाली कैंडल पे वॉल्यूम अगर है, तो उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप ले सकते हैं, और उसी ब्रेकआउट वाली कैंडल के आस-पास नीचे की तरफ ले जाके आप अपना छोटा-सा स्टॉप लॉस भी लगा के रख सकते हैं। जैसे इस एमएमटीसी की हम बात करें, एमएमटीसी आप देखिए, एमएमटीसी में भी सॉरी, एमएमटीसी नहीं, हम कहीं और चलते हैं। हम अभी बात करते हैं किसी ऐसे की जिसमें कि क्लियर कुछ दिख रहा हो, ठीक है। एचएफसीएल छोड़ दीजिए, एचएफसीएल में ऑलरेडी हमने बाइंग की थी। हाँ, जैसे इस पे हम आते हैं, आपको ये धनी सर्विसेज दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन है। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन सी बनी आ रही है पीछे से, शार्प सी, स्ट्रिप सी। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में ही अभी है, तो इसको अभी हम बाइंग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इसके टेक्निकल्स अभी इसके फेवर में नहीं है। हालांकि मार्केट ने थोड़ी-थोड़ी रिकवरी लेनी शुरू की है, लेकिन ये बाइंग के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बाइंग के लिए क्या-क्या देखना है, आपको हमेशा बाइंग के लिए ये देखना है कि मार्केट जो है वो कहाँ है। जैसे हम इस आरबीएल बैंक पे आते हैं, एकदम सही जगह, इस आरबीएल बैंक पे आते हैं। आरबीएल बैंक की बात करें तो कुछ दिन पहले ही मैंने अपने फेसबुक चैनल पे डाला था लोगों को कि हम आरबीएल बैंक पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन तब जब आरबीएल बैंक हमारा 295 के ऊपर क्लोजिंग दे। जब तक 295 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 290 के ऊपर, नोट 95 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। उसका इम्पैक्ट देखिए कि क्या हुआ, मार्केट गया और यहीं से नीचे आ गया। हालांकि जो बाई करना चाहते हैं वो 250 के आसपास अभी भी इसको बाई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के बेस पे प्राइस करेक्शन हुआ है इसमें। और ये जो करेक्शन मूवमेंट था यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो देखिए 50% के आसपास एग्जैक्ट करेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ बाइंग कर सकते थे इस रेंज के आसपास। बट इसकी एक अच्छी बाइंग, आप 295 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है, जैसे 296, 97 के आसपास की क्लोजिंग मिल जाती है, उसके बाद अगर आप इसमें बाइंग करें तो एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलेगा, जो 380 के आसपास तक का आपको पहला टारगेट देगा। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप अच्छे रिटर्न्स स्टॉक से भी ले सकते हैं। आप इनको वीकेंड पे बैठ के एनालाइज कर लीजिए और फिर अपना रिटर्न बनाइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपना हमें प्यार दिखाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही लर्निंग आपको मिलती रहे और आप भी फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर पाएँ। थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।